राइडर मास्टर, ये भी 1920s की ही बात है। उसने बेसिकली नॉट थ्योरी के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक थ्योरम प्रूव किया, और वो ये थ्योरम ये था कि कोई से भी दो नॉट्स को अगर हमने चेक करना है कि वो इक्विवेलेंट है या नहीं, तो हमें कुछ मूव्स करनी पड़ेंगी उन नॉट्स के बीच में, और वो 3 तरह की मूव्स होंगी, ठीक है। और अगर उन 3 तरह की मूव से एक नॉट्स को डिफॉर्म करके हम दूसरी नॉट तक पहुंच जाते हैं, तो फिर वो जो नॉट हैं वो इक्विवेलेंट नॉट होंगी। वो जो 3 मूव्स हैं उन्हें हम राइडर मास्टर मूव्स कहते हैं, जो कि मैंने इधर ड्रॉ की हुई हैं। फॉर एग्जांपल किसी भी नॉट डायग्राम के अंदर अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आ जाती है, बीच में कोई इस तरह का लूप सी आ जाती है, तो मैं इसको सीधा कर सकता हूँ, ठीक है। इसको हम इसको ऐसे मैं यहाँ से भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि कोई नॉट है और उसका कोई ये वाला हिस्सा बीच में आ गया है स्पेस के अंदर, तो इस हिस्से को मैं सीधा कर सकता हूँ, इससे ओवरऑल क्रॉसिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जब कभी भी इस तरह की सिचुएशन आएगी तो हम इसको सीधा करके वापस इस फॉर्म में ले आएंगे। ये सिंपल्स मैं बाद में डिस्क्राइब करता हूँ। फिर दूसरी मूव ये हो सकती है, ये इसे आप फर्स्ट राइडर मास्टर मूव कहते हैं, ये सेकंड कहते हैं, डजंट मैटर कि किसको फर्स्ट कहना है किसको सेकंड। तो इस केस में अगर ये ऊपर से ही कोई स्ट्रिंग आ रहा है और ये नीचे से गुजर रहा है, तो इस केस में भी हम इन दोनों को सीधा कर सकते हैं, उससे भी ओवरऑल क्रॉसिंग में कोई फर्क नहीं आएगा, ये बिल्कुल सीधी हो जाएंगे। तो ये एक और सेकंड राइडर मास्टर मूव है। जो थर्ड राइडर मास्टर मूव है, इसको हमने ऑलरेडी देखा हुआ है जब मैंने ब्रेड रिलेशन डिफाइन किया था, जिसमें मैंने कहा था सिग्मा 1 सिग्मा 2 और सिग्मा 1 जो है वो इक्वल है सिग्मा 2 सिग्मा 1 और सिग्मा 2 के। तो वहाँ से हमें एक तीसरी मूव मिल जाती है राइडर मास्टर मूव। तो राइडर मास्टर ने ये कहा था कि अगर डिफॉर्मेशन करते करते इन 3 मूव्स को यूज़ करते हुए अगर हम एक नॉट से दूसरी नॉट डायग्राम तक पहुंच जाएं, तो वो फिर नॉट्स जो हैं वो इक्विवेलेंट होंगे, वो किसी एक ही नॉट को रिप्रेजेंट कर रही होंगी। तो ये उसने एक एल्गोरिदम थ्योरम की फॉर्म में उसको प्रूव कर दिया, ठीक है। अब बहुत सारी जो नॉट इनवेरिएंट्स बाद में स्टडी किए गए, उनको इस तरीके से स्टडी किया गया कि वो राइडर मास्टर मूव्स को के साथ कंपैटिबल रहें, ठीक है। क्योंकि अगर कोई इन्वेरिएंट हमने बना लिया लेकिन वो राइडर मास्टर मूव्स के साथ कंपैटिबल नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। तो इसके लिए फिर मैथमेटिशियंस ने नॉट कलरिंग का एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, और नॉट कलरिंग के लिए फिर पहले नॉट डायग्राम बना लें और फिर आर्क डिफाइन कर लेते हैं। आर्क वो यही है कि डायग्राम के अंदर वन अंडरपास से नेक्स्ट अंडरपास का जो पार्ट होगा नॉट का, उसे हम एक आर्क कहेंगे। जैसे कि अगर हम ए आर्क देखें तो ये यहाँ अंडरपास शुरू हो रहा है और ये अंडरपास यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। तो इस पार्ट को हम एक आर्क कहेंगे ए, और इधर से इधर तक जो आर्क होगी वो बी होगी, और इधर से इधर तक जो आर्क होगी वो सी होगी, और इनको हम तीन कलर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब कलर्स जो है वो तो हमें ज़्यादा भी चाहिए होंगे, तो इसलिए फिर मैथमेटिक्स में कलर्स की बजाय हम अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर देते हैं, या नंबर्स भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हम 0 कह दें, इसको 1 कह दें, इसको 2 कह सकते हैं, ठीक है। जब अल्फ़ाबेट्स भी हमारे कम पड़ जाएंगे तो फिर हम इन्फिनिट केस में जो नंबर्स हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये डिस्टिंक्शन भी है कि इट विल वंस बी अबव एंड each arc has to have that है, एक तो ऊपर से जाएगी एक तो नीचे होगी, है ना। एग्जैक्टली, आर्क की डेफिनेशन ही यही है कि ये वो पार्ट होगा नॉट का जो वन अंडरपास से शुरू होकर नेक्स्ट अंडरपास तक जाएगा, ठीक है। यस, वो डिस्टिंग्विश नहीं होगा, ठीक है। तो जब हम इसके अंदर स्पेस के अंदर इनको ट्रांसफॉर्म करेंगे, और कर सकते हैं हम किसी न किसी तरीके से, जो यहाँ से मैं यहाँ तक गया हूँ ये बेसिकली इक्विवेलेंट ही है। तो जो मूव की गई है उसके अंदर वो इन्हीं में से कोई एक मूव की हुई है, जैसे इस नॉट से मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ, इससे यहाँ पे पहुँच गया हूँ, इससे यहाँ पे। फॉर एग्जांपल ये जो पार्ट है इसको इजीली सीधा किया जा सकता है, उससे हमारे पास ये बन जाएगा और इससे हमारे पास ये बन जाएगा, ठीक है।